नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं राहुल और आप देख रहे हैं द स्टडी मंच। दोस्तों, हमने देखा था भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, उसके अंतर्गत हमने बात की थी भारतीय संवैधानिक विकास और उसमें कई एक्ट पर हमने चर्चा की थी। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय था उसकी स्थापना हो चुकी थी। जो बंगाल का गवर्नर था आज उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था और उसकी परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद हमने देखा जो भी कमियां रह गईं उन कमियों को ठीक करने के लिए एक एक्ट लाया गया, जिस एक्ट को कहा गया सेटलमेंट एक्ट, या उसी को हम कह सकते हैं संशोधात्मक एक्ट, जो कि लाया गया आपका 1781 में। और उसमें क्या किया गया, जो सर्वोच्च न्यायालय था और जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद थी, उन दोनों के जो कार्य थे, उनकी जो शक्तियां थी, उनको पृथक्करण करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद आपका एक एक्ट आता है जिस एक्ट को नाम दिया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट, और ये कब लाया गया, ये 1784 में। अब हमने देखा जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं लॉर्ड नॉर्थ। उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं कि 1783 में एक मिली जुली सरकार बनती है, कहां पर, ब्रिटेन में। और मिली जुली जो सरकार थी उस समय किस किस की, लॉर्ड नॉर्थ और एक थे फॉक्स महोदय। इसी समय एक अधिनियम लाया जाता है, फॉक्स अधिनियम। उस समय जो मिली जुली सरकार थी उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फॉक्स, उन्हीं के नाम पर एक जो अधिनियम है वो पारित किया जाता है, लेकिन उसको स्वीकृति नहीं मिल पाती है। तो ये पहला, भारत के इतिहास में ये पहली बार ऐसा होता है कि भारत की राजनीति, शासन, प्रशासन के आधार पर पहली बार किसी ब्रिटेन की, यानी ब्रिटेन की सरकार गिर जाती है। किसके कारण? इसी अधिनियम के कारण। ये इतिहास में पहली बार आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 1784 में जो एक्ट आता है उस एक्ट का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। अब हमने देखा था जो अभी तक जो संस्था काम कर रही थी वो इस प्रकार काम किया जा रहा था। जैसे हमने देखा था सबसे पहले जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, COP, यहां पर क्या मतलब है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, इसी को हम बोल सकते हैं निवेशक मंडल, यानी जो कंपनी के ऊपर पैसा खर्च करते थे, जो शेयर धारक होते थे, उनको बोला जाता था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। और इनका काम क्या था? इनका काम ये था, जो COD है, COD का मतलब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी निदेशक मंडल। और इसमें कितने सदस्य होते थे? इसमें 24 सदस्य होते थे। कितने? 24 सदस्य इसके अंदर होते थे। और COP, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा ही COD के जो सदस्य हैं उनको चुना जाता था। और इनमें एक क्या होता था, इनमें एक डायरेक्टर होता था और एक आपका उप डायरेक्टर होता था, यानी वाइस डायरेक्टर होता था। तो ये हमने देखा COD। अब ये COD का क्या काम था कि COD जो है कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण बनाए रखती थी। और ये जो दोनों संस्थाएं हैं COP और COD, ये कहां पर होती थी? ये ब्रिटेन में होती थी। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी वो थी COD, क्योंकि इसी के माध्यम से भारत में कंपनी के द्वारा संचालन किया जा रहा था, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो। तो सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था थी, जो कार्यकारिणी संस्था थी, उसका नाम क्या था? COD। और इस COD का नियंत्रण किसके ऊपर होता था? कंपनी के ऊपर होता था। और कंपनी का क्या काम था? और ये जो कंपनी है ये कहां पर होती थी? ये भारत में होती थी। और इस कंपनी का काम था जो भी व्यापारिक कार्य हैं, जो भी राजनीतिक कार्य हैं, उन सभी का संचालन करना। उसके बाद हम देखते हैं कंपनी ने अपनी 3 प्रेसिडेंसी बनाई, जिसमें सबसे ऊपर थी बंगाल प्रेसिडेंसी। और उस बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ही 2 प्रेसिडेंसियों को रखा गया, जिनमें से एक थी मद्रास और दूसरी थी बंबई प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर एक गवर्नर जनरल होता था, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बनाया गया था। ये आप सभी को पता है। जिसने भी पिछले वाले क्लास नहीं लिए हैं, पहले वो क्लास ले, तब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें एक गवर्नर जनरल और 4 सदस्य होते थे इसकी परिषद में। और ये जो बंगाल है
इसके नीचे 2 प्रेसिडेंसी रखी गई थी, यानी इनके अधीन थी। कौन सी? मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी। ये अब तक ऐसा चल रहा था, कब तक? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट तक। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इस एक्ट का नाम पहली बात पिट्स क्यों रखा गया। अब एक नई सरकार आती है, नई सरकार यानी वो जो ब्रिटेन था। अब इस समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? विलियम पिट्स की। यानी इस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विलियम पिट्स, और उन्हीं से प्रेरित था ये क्या? ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो आपको हर पॉइंट को अच्छे से समझना है कि आखिरकार इसका पिट्स इंडिया एक्ट नाम क्यों रखा गया। तो इसलिए रखा गया क्योंकि ब्रिटेन में इस समय जो पीएम है उनका नाम है विलियम पिट्स, और उन्हीं के नाम पर इस एक्ट को पारित किया गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या बदलाव किए गए, क्या प्रावधान किए गए, अब उनको हम देखने वाले हैं। अब देखो, इसका जो मेन मकसद था किसका? इस पिट्स इंडिया एक्ट का जो मेन कार्य था वो क्या था कि जो भारत है उस भारत को नियंत्रण करना, भारत का जो शासन है, उसकी जो राजनीति है, जो व्यापार है, उन सभी को अच्छे से नियंत्रण करके रखना। क्यों करके रखना? आपको पता है 1776 में अमेरिकन क्रांति होती है, और इस अमेरिकन क्रांति में ब्रिटेन के हाथ से अमेरिका निकल जाता है। वो अपने आप को आज़ाद घोषित कर लेता है, और अपने जो भारत का जो ब्रिटेन का औपनिवेश था, कौन? अमेरिका, वो आज उसके नीचे से निकल जाता है। इसी से यह समझकर ब्रिटेन ने यह समझा कि कहीं हमारा जो भारत औपनिवेशिक आज देश है वो हमारे देश से अमेरिका की तरह ना निकल जाए। इस वजह से जो ब्रिटेन की सरकार है उसने अपना हस्तक्षेप ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की। कहाँ पर? भारत की राजनीति में, कि कहीं अमेरिका जैसा यहाँ पर क्रांति ना हो जाए। इस वजह से जो ब्रिटेन की सरकार है पहली बार हस्तक्षेप करने की कोशिश कब की थी ब्रिटेन सरकार ने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन अब इसको क्या बनाना चाहती थी ब्रिटेन सरकार? स्थायी बनाना चाहती थी। इससे पहले क्या किया जाता था कि जब भी कोई कार्य या कोई बदलाव करना होता था भारत की राजनीति में, तो ब्रिटेन सरकार क्या करती थी? एक एक्ट बनाती थी और उसको पारित कर देती थी। लेकिन अब ब्रिटेन सरकार क्या चाहती थी कि लगातार ऐसी कोई एक संस्था बनाई जाए जो लगातार भारत की राजनीति पर अपना कंट्रोल जमाए रखे, अपना नियंत्रण जमाए रखे। ऐसी एक संस्था का विकास करना चाहते थे इस एक्ट के माध्यम से, कि जो लगातार जो है भारत की राजनीति पर क्या रखे? नजर को अपनी गड़ाए रखे। तो इसमें क्या किया गया? एक संस्था बनाई गई जिस संस्था का नाम था BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और इसको ही बोला जाता है नियंत्रक बोर्ड। यानी अब इस एक्ट में जो एक नई संस्था बनाई गई है वो क्यों बनाई गई है? स्थायी रूप से बनाई गई है इसलिए क्योंकि ये लगातार भारत की राजनीति पर अपनी नजर या पकड़ बनाए रखना चाहती थी। वो भारत को अपना औपनिवेशिक देश जो है उसको हटाना नहीं चाहती थी। जैसे अमेरिका आज ब्रिटेन के हाथ से निकल चुका है, तो हम देखना ये चाहते हैं कि सम्राट या ब्रिटेन के सरकार के प्रतिनिधि, यानी अब ये जो BOC था इसके बारे में जानते हैं ये क्या था। इसमें 6 सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य राज्य सचिव या अध्यक्ष होगा। अब ये 6 सदस्य, इनमें एक अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, तो इनमें से एक जो सदस्य है वो अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो अध्यक्ष बनेगा उसी को क्या बोला जाता है? राज्य सचिव। अब देखो, अब ये जो राज्य सचिव है, जो ब्रिटेन सरकार है, जो ब्रिटेन मंत्रिमंडल है, उसका ये सदस्य होगा। मतलब जो ब्रिटेन में सरकार है उसका जो मंत्रिमंडल है, ये जो राज्य सचिव है उसका क्या होगा? मंत्री होगा। आगे चलते हैं, इसमें एक चांसलर होगा और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे, जो कि किसके द्वारा चुने जाएंगे? ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा। अब यहाँ पे ये कहा गया है, ये जो 6 सदस्य यहाँ पर हैं BOC के अंदर, ये जो हैं किसके प्रतिनिधि हैं? ये ब्रिटेन सरकार के प्रतिनिधि हैं, ये सम्राट के प्रतिनिधि हैं। ये आपको याद रखना है। यानी अब भारत में जो भी राजनीतिक कार्य होंगे उनको यही संस्था यानी BOC क्या करेगी? नियंत्रण करेगी। जैसे राजनीतिक से मतलब क्या होगा? जैसे कोई भी सेना
राजस्व या नागरिक संबंधी जो भी मामले होंगे भारत के अंदर, अब उनको कौन देखने वाला है? यही देखने वाली है BOC, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक बोर्ड। तो यहां पर यह बदलाव सबसे बड़ा किया गया। और यहां पर अब क्या किया गया है कि ब्रिटेन सरकार का कंपनी के माध्यम से क्राउन का शासन, इसको सीधे सीधे क्राउन का शासन नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कंपनी अभी भी क्या है, अस्तित्व में बनी हुई है। अब कंपनी 1853 या 1858 में पूर्णतः समाप्त कर दी जाएगी और उस समय क्या हो जाएगा कि क्राउन का डायरेक्ट शासन जो है भारत पर थोप दिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी अस्तित्व में बनी हुई है। तो जो सम्राट है उसका शासन है किसके माध्यम से? इन 6 सदस्यों के माध्यम से और कंपनी के माध्यम से। किसके ऊपर? भारत के ऊपर। और कौन सा? राजनीतिक जितने भी कार्य होंगे उन सभी को कौन देखेगी? यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। जैसे सेना संबंधी हैं, राजस्व संबंधी हैं और नागरिक संबंधी जो भी मामले होंगे, अब उनकी देखभाल कौन करेगा? उनकी देखभाल करेगी BOC। और ये जो BOC है ये कहां पर है? ये भी ब्रिटेन में है। इसको याद रखना, ये भी कहां है? ब्रिटेन से ही क्या कर रही है? यहां पर नियंत्रण बना रही है। किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान और किए गए। इसी एक्ट में कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन का आधिपत्य घोषित करने वाला प्रथम दस्तावेज था। इसमें क्या कहा गया? जो भी कंपनी क्षेत्र भारत में जीतेगी, जैसे भारत में कोई युद्ध करती है, इस समय मराठाओं के साथ अब युद्ध होने वाले हैं, तो कंपनी जो भी युद्ध के दौरान अपना क्षेत्र भारत में जीतेगी, तो वो जो क्षेत्र होगा वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? ब्रिटिश क्राउन, या हम कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन का क्षेत्र कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? ब्रिटिश क्राउन का क्षेत्र। और ऐसा ये प्रथम दस्तावेज था जो इसमें ये बोला गया है। यानी अब कोई भी आपका युद्ध भारत में होता है और क्षेत्र जो कोई भी जीता जाता है उस पर किसका अधिकार है? ब्रिटेन सरकार का। किसका? ब्रिटेन सरकार का यहां पर अधिकार है, न कि कंपनी का। कंपनी एकमात्र ब्रिटेन सरकार की अब क्या है, यहां पर प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है। ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्यीय परिषद यहां पर कर दी गई। अब यहां पर एक बदलाव और देखने को मिलता है। अभी तक जो गवर्नर जनरल था उसकी परिषद में 4 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन 4 से घटाकर कितने कर दिए गए? अब सदस्य 3 कर दिए गए। और यह भी कहा गया इन 3 सदस्यों में से एक सदस्य सेना का कमांडर होगा। क्या होगा? सेना का कमांडर होगा, यानी प्रधान सेनापति होगा। जो भी भारत में सेना काम कर रही है उनके ऊपर जो 3 सदस्य हैं, इनमें से एक सदस्य जो है सेना का कमांडर कहलाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अन्य प्रांतीय गवर्नर को भी 3 सदस्यीय परिषद दी गई। यानी अन्य प्रांतीय गवर्नर कौन? जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनमें एक एक गवर्नर होता था, जो किसके अधीन था? बंगाल प्रेसिडेंसी के। अब उनमें भी क्या है? एक गवर्नर होगा और 3 सदस्य होंगे, यानी एक गवर्नर और उनके साथ 3 सदस्यीय परिषद अब होगी। अब गवर्नर के पास यहाँ पर एक शक्ति थोड़ी सी ये मिल जाती है कि जो भी मतलब निर्णय लेते हैं, ये जो प्रांतीय गवर्नर निर्णय लेते हैं, उन निर्णयों को बर्खास्त करने की ताकत अब किसके पास है? शक्ति किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास है। यानी हमने देखा ये जो है गवर्नर जनरल सबसे ऊपर है, गवर्नर जनरल। इसके नीचे 2 गवर्नर हैं, ये रहा एक गवर्नर और दूसरा गवर्नर यहाँ पर, यानी एक मद्रास में और एक बंबई प्रेसिडेंसी में। और इनके साथ 3-3 सदस्य यहाँ पर भी हैं और 3 सदस्य इसके साथ भी हैं। ये दोनों प्रांतीय गवर्नर यदि कोई निर्णय लेते हैं तो उसको बर्खास्त करने का अधिकार अब गवर्नर जनरल के पास है। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद देखते हैं इसमें एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है, जो देसी राजा हैं, जो भारत में देसी राजा हैं, वो युद्ध लड़ते हैं या कोई संधि करते हैं, तो इसकी पहले ही सूचना किसको देनी होती थी? ब्रिटेन सरकार को देनी होती थी। यानी इससे संधि करने से या युद्ध करने से पहले ब्रिटेन सरकार को ये सूचना देनी होती थी या अनुमति लेनी होती थी। अब यहाँ पर क्या होता था, जैसे
जो आपका गवर्नर जनरल और किसी देशी राजाओं के बीच में किसी प्रकार का युद्ध होता है, किसी प्रकार की संधि होती है, तो इसकी सूचना कहाँ पहुंचानी होती थी? ब्रिटेन सरकार को। यानी अभी हमने देखा एक संस्था बना दी गई है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत ही इन कार्यों को रखा गया। किनको? जो भी युद्ध होगा, संधि होगी, सेना से संबंधित मामले होंगे, राजस्व से संबंध मामले होंगे और नागरिक संबंधी मामले होंगे, इन सभी को किसके अंतर्गत रखा गया है? ये रखा गया है बीओसी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत। तो ये हमने देखा यहाँ पर इतने सारे बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। अब यहाँ पर आपकी समझ में थोड़ा आया होगा कि ये आखिरकार यहाँ पर क्या बदलाव किए गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर दो संस्था काम कर रही हैं। सबसे यहाँ पर ऊपर है संसद यानी ब्रिटेन सरकार, या हम कह सकते हैं आपका सम्राट। तो ब्रिटेन सरकार है यहाँ पर, और यहीं पर क्या है? सम्राट। इसके नीचे एक संस्था है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। ये क्या काम? इसका सिर्फ इतना काम है, जो सीओडी है यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो 24 सदस्य हैं उनको कौन चुनता है? ये सीओपी चुनती है। और इसका क्या काम है? अब इस समय व्यापारिक कार्य जो भी होंगे वो उसको नियंत्रण कौन करेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। किसके माध्यम से? कंपनी के माध्यम से। यानी यदि कंपनी से कोई भी व्यापारिक कार्य करवाना है तो कौन करवाएगा? सीओडी और उसके 24 सदस्य। कौन करवाएगा? सीओडी और उसके 24 सदस्य। यदि आपको कोई व्यापारिक कार्य करने हैं, यानी कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, तो कौन देखेगा? सीओडी देखेगा। किसके माध्यम से? कंपनी के माध्यम से, क्योंकि कंपनी है भारत में और ये दोनों संस्था कहाँ पर है? ब्रिटेन में। और कंपनी के पास बंगाल, यानी बंगाल में कौन है? गवर्नर जनरल और उसकी 3 सदस्यीय परिषद। यहाँ पर 3 कर लेना, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट में अब कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य हो गए हैं। अब एक संस्था यहाँ पर इसी एक्ट के माध्यम से बनाई गई है, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से बनाई गई है, जिसमें 6 सदस्य होंगे। एक इनमें से जो सदस्य होगा वो किसका? जो ब्रिटेन की जो मंत्री परिषद है उसका ही एक मेंबर होगा, जिसको क्या बोला गया था? अभी देखा था, वही अध्यक्ष होगा और एक चांसलर होगा और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्य होंगे। यानी ये जो संसद है और जो ब्रिटेन सरकार है उसके प्रतिनिधि हैं। ये किसके प्रतिनिधि हैं? डायरेक्ट संसद के प्रतिनिधि हैं। और ये जितने भी राजनीतिक कार्य भारत में होंगे, अब उनको कौन देखेगा? उनको कौन नियंत्रण करेगा? उनको कौन रेगुलेट करेगा? बीओडी रेगुलेट करेगी। अब कहा, जो ब्रिटेन सरकार ने कहा कि अब हम राजनीति अब भारत में हम खेलेंगे। किससे कहा? कंपनी से। और जो व्यापारिक मामले हैं उनको कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो ये बदलाव अब बंगाल के नीचे 2 प्रेसिडेंसी और है, मद्रास और मुंबई। यानी अब कंपनी के ऊपर 2 संस्था काम कर रही हैं, एक सीओडी और एक बीओडी। यानी बीओडी देखेगी राजनीतिक कार्यों को और सीओडी देखेगी व्यापारिक कार्यों को। तो ये बदलाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हमने इसके बाद हम जो एक्ट देखेंगे वो देखेंगे 1786 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, अगर आपकी समझ में आया है जरूर कमेंट करके बताएं, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके जरूर पूछें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे हो मुझे कितना यहाँ पर पसीना आया हुआ है सिर्फ आपके लिए। तो दोस्तों, आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मैं अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद।